Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is the part 6 of our shoulder complex series. और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं about the scapulohumeral rhythm, which is again one of the most important topics. So इसके अंदर मैंने सारी details cover करी हैं about what is the scapulohumeral rhythm, its importance, phases of scapulohumeral rhythm and the biomechanics of scapulohumeral rhythm, and also I have talked about reverse scapulohumeral rhythm, which is again a pathology of scapulohumeral rhythm. So इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, तो आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस रिदम वो सारे क्लियर हो जाएंगे इन वन गो. फर्दर अगर आप इस सीरीज के पहले वाले पार्ट्स को देखना चाहते हैं जिसमें मैंने पूरा शोल्डर कम्प्लेक्स कवर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, सो आप वो भी जाके देख सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं. तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम है ये होता क्या है. तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम को हम ग्लिनोह्यूमरल रिदम भी कहते हैं. अब देखो, अगर मैं नाम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो यहाँ पे देखो स्कैपुलो है. अब स्कैपुलो किसको डिनोट करता है? स्कैपुला को. दिस बोन इज योर स्कैपुला बोन, राइट. एंड ये जो ह्यूमरल है, ह्यूमरल किसको डिनोट करता है? ह्यूमरस को. किसको? ह्यूमरस को. सो दिस बोन हेयर इज द ह्यूमरस बोन. तो दैट मीन्स ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में जो एक रिदम होता है उसको हम कहते हैं स्कैपुलोह्यूमरल रिदम. एज सिंपल एज दैट. अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. सो इट इज द काइनेमैटिक इंटरैक्शन बिटवीन द स्कैपुला एंड द ह्यूमरस, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय कॉडमैन इन 1930s. This interaction is important for the optimal function of the shoulder. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है काइनेमैटिक. अगर आपको काइनेमैटिक का मतलब पता है, सो काइनेमैटिक के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ मूवमेंट की बात करते हैं. ठीक है, मूवमेंट की बात करते हैं एंड द फोर्स विच इज कॉजिंग द मूवमेंट उसकी बात हम नहीं करते हैं. सो यहाँ पे हम सिर्फ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम की बात कर रहे हैं कि जो स्कैपुला है और जो ह्यूमरस है उनकी मूवमेंट कैसे होती है, उनका काइनेमैटिक्स कैसा होता है, रादर देन स्टडिंग एंड नोइंग अबाउट द काइनेमैटिक्स ऑफ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम. सो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम के अंदर हम काइनेमैटिक इंटरैक्शन देखते हैं किसके बीच में? स्कैपुला एंड द ह्यूमरस. और ये जो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम है ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जो शोल्डर है, जो आपका पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, जो हम ये सीरीज पढ़ते आ रहे हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स की, ये हमारा क्या काम करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो स्टेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स की मोबिलिटी होती है दैट इज़ वेरी गुड. तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स में मोबिलिटी ज़्यादा है बट स्टेबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू मोबिलिटी. दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर मोबिलिटी. सो ये जो स्टेबिलिटी, ये जो मोबिलिटी वाला कंपोनेंट है, ये कहाँ से आता है? आपका स्कैपुलोह्यूमरल रिदम से. अगर ये रिदम आपकी अच्छी नहीं होगी तो ये जो आपका शोल्डर के जितने भी आप ऐसे मोशंस कर लेते हो ये आप नहीं कर पाओगे, राइट. Since glenoid fossa is the proximal segment of the glenohumeral joint, any movement of the scapula will influence this GS is the glenohumeral joint. It involves a synchronized motion where the humerus and scapula move together to achieve full range of shoulder movement. अब देखो यहाँ पे क्या बताने की बात करी गई है. देखो जैसे इस इमेज में हमने देखा तो ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है स्कैपुला के ऊपर, दिस इज योर ग्लिनोइड फॉसा. ग्लिनोइड फॉसा के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियोज में जब मैंने शोल्डर जॉइंट पढ़ाया था, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पढ़ाया था आपको, तब भी मैंने बहुत डिटेल में आपको ग्लिनोइड फॉसा समझाया था. सो अगर मैं बोलूँ तो ग्लिनोइड फॉसा क्या है? हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है. ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. और ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, यहाँ पे भी जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, दिस इज योर हेड ऑफ ह्यूमरस. तो ये क्या है? डिस्टल पार्ट है ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. डिस्टल पार्ट ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. ठीक है, तो अगर ये जो ग्लिनोइड फॉसा और ये जो आपका ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके अराउंड पूरा कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, सारे स्ट्रक्चर्स हैं. तो अगर आपका जो ग्लिनोइड फॉसा है वो मूव होता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी स्कैपुला मूव हो रही है.
तभी अब ग्लिनोइड फॉसा मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्कैपुला है उसी का पार्ट है ग्लिनोइड फॉसा, और ग्लिनोइड फॉसा जो है वो किससे अटैच है? हेड ऑफ ह्यूमरस से अटैच है। तो अगर ग्लिनोइड फॉसा मूव करेगा तो जो आपका ये हेड ऑफ ह्यूमरस है ये भी मूव करेगा, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ समझाई हुई है कि ये है आपका प्रॉक्सिमल सेगमेंट दैट इज द ग्लिनोइड फॉसा, एंड ये है आपका डिस्टल सेगमेंट ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो अगर स्कैपुला पे कोई मूवमेंट होगी तो ग्लिनोइड पे मूवमेंट होगी, और अगर ग्लिनोइड पे मूवमेंट होगी तो जो आपका ह्यूमरस है उस पे मूवमेंट होगी, और जब इनमें दोनों में मूवमेंट होगी तो आपका जो पूरा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उस पे मूवमेंट होगी। सो ये चीज़ इस पैराग्राफ में समझाई गई है। इट इन्वॉल्व्स अ सिंक्रोनाइज्ड मोशन वेयर द ह्यूमरस एंड स्कैपुला मूव टुगेदर टू अचीव अ फुल रेंज ऑफ शोल्डर मूवमेंट। अब आप याद करो, जब मैंने आपको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स समझाया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो आपको समझाया था, तो वहाँ पे जब मैंने आपको काइनेमैटिक्स के अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट बताई थी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, तो मैंने कहा था कि जो फ्लेक्शन है वो 120 डिग्रीज है, या फिर जो एबडक्शन है वो 120 डिग्रीज है अगर हम सिर्फ आइसोलेटेड कर दे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का। वैसे आइडियली क्या मानते हैं हम कि जो फ्लेक्शन या एबडक्शन है इट इज़ 180 डिग्रीज, यही बोलते हैं हम। बट अगर मैं सिर्फ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की बात करूं कि जिसमें स्कैपुला मूव नहीं हो रही है, सिर्फ जो आपका ह्यूमरस है वो मूव हो रहा है, तो अकेले ह्यूमरस सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्रीज तक लेके जा सकता है आपका हाथ ऊपर। जो फुल रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि पूरा हाथ जो ऊपर लेके जाना होता है, वो कब होगा? जब आपकी जो स्कैपुला है वो भी इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे तभी लिखा है दे मूव टुगेदर टू अचीव अ फुल रेंज ऑफ शोल्डर मूवमेंट। अगर दोनों में से कोई भी एक कम पड़ गया तो कंप्लीट मूवमेंट, फुल ROM आपको शोल्डर पे नहीं देखने को मिलेगा। दैट्स वाई दिस रिदम, स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने अपना हाथ को यानी कि ह्यूमरस को आप एबडक्शन में लेके गए या फिर आप एलिवेशन में लेके गए, तो ये जो स्कैपुला है आइडियली ये कुछ इस तरीके से लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं डॉटेड लाइन से शो करूँ, इसका ग्लिनोइड फॉसा कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ से इसका आर्टिकुलेशन हो जाता है, एंड ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये इसकी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन मैंने दिखाई है डॉटेड लाइन से। बट जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हो तो जो स्कैपुला है देखो उसके अंदर भी मोशन हो रहा है, वो भी ऐसे साइड में जा रही है। ठीक है, अपवर्डली रोटेट हो रही है। स्कैपुला में और भी बहुत सारे मोशंस होते हैं जब हम हाथ को एलिवेट करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अपवर्ड रोटेशन इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे देखो ये जो स्कैपुला है ये अपवर्ड रोटेट हो रही है, जैसे अपना हाथ ऊपर लेके जा रहे हो। सो ये जो उसकी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन थी, ये जो उसकी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन थी, यहाँ से हटके ये यहाँ चली गई है। इसका इन्फीरियर एंगल देखो कैसा चेंज हुआ है स्कैपुला का। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जब आप हाथ को एलिवेशन कर रहे हो किसी भी एस्पेक्ट में, फ्लेक्शन, एबडक्शन, स्कैप्शन, किसी भी प्लेन में लेके जा रहे हो, तो जो आपकी स्कैपुला है उसके ऊपर भी मोशंस हो रहे हैं। और जितने भी स्कैपुला के मोशंस हैं ये हमने पढ़े थे जब हमने स्कैपुलो थोरैसिक जॉइंट पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप वो देख लेना। इस सीरीज की सारी वीडियोस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। नाउ Enam, Saunders and Abbott were the first to measure the scapulohumeral rhythm। अब मैंने क्या बोला, ये एक काइनेमैटिक मोशन है। ठीक है, ये जो मोशन है ये एक काइनेमैटिक मोशन है rather than a kinetic मोशन। अब काइनेमैटिक मोशन है तो इसकी कुछ रेंज भी होगी। ठीक है, तो इसकी रेंज को किसने मेजर किया? इन तीनों ने इसकी रेंज को मेजर किया पहली बार। किसके थ्रू? रेडियोग्राफ के थ्रू। अब यहाँ पे तो आप गोनियोमीटर लगा के देख नहीं सकते, राइट, क्योंकि ऐसी प्लेसमेंट ही नहीं हो सकती गोनियोमीटर की यहाँ पे। तो इन्होंने रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरेज के ऊपर इसकी रिदम देखी और इन्होंने क्या बोला, 2:1 रेशो है। दिस रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बिटवीन द ग्लिनोह्यूमरल एलिवेशन एंड स्कैपुलोथोरैसिक अपवर्ड रोटेशन। अब क्या कहना चाहता है, देखो मैं किसी डायग्राम से समझाती हूँ। हाँ देखो, ये देखो हमने हाथ को ऊपर किया ऐसे। ठीक है, मान लो आपने अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया। अब ये जो 2:1 है, 2:1 मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि जो ग्लिनोह्यूमरल एलिवेशन की बात करूं तो वो होता है 120 डिग्रीज तक लेके जाएगा, और जो आपकी स्कैपुला है अगर वो मिल जाएगी तो ये पूरा 180 डिग्रीज हो जाएगा फुल एलिवेशन। यही बताया था मैंने आपको। तो यानी कि जब स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट आया तो उसने कितना डिग्रीज ऐड कर दिया? 60 डिग्रीज ऐड कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि जो स्कैपुला है
उसने 60 डिग्रीज ऑफ एलिवेशन आपका ऐड किया वाइल यू आर एलिवेटिंग योर आर्म। और ये जो 120 डिग्री है ये किसने किया? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ने। ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जब अकेला काम कर रहा है तो उसने 120 डिग्री दिया, और जब स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट काम कर रहा है तो उसने अकेले ने 60 डिग्रीज कंट्रीब्यूट किया। बट अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं सो इट विल बी 180 डिग्रीज, यानी कि कंप्लीट अगर मैं एलिवेशन की बात करूं, कंप्लीट रेंज ऑफ एलिवेशन की बात करूं तो वो आ गया 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर मैं 120 और 60 का रेशो निकालूं तो क्या आएगा? 2:1। ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज़ समझा रखी है इन्होंने कि जब भी हम स्कैपुलोथोरैसिक ये जो एलिवेशन करते हैं, जब भी एलिवेशन हम करते हैं तो उसका रेशो आता है हमेशा 2:1। 2 is for the glenohumeral joint elevation and 1 is for the scapulothoracic joint elevation। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरा स्कैपुलोह्यूमरल रिदम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो ये रेशो है, और ये रेशो हमें किसने दिया था? इनमान, सॉन्डर्स एंड एबॉट ने दिया था पहली बार। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। So the full range of shoulder motion is normally combined between ST and the GH joint। ST is the scapulothoracic and GH is the glenohumeral joint। तो मैंने आपको वही चीज़ अभी समझाई कि जब हमें शोल्डर का कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन देखना है तो हमें इन दोनों जॉइंट्स के मोशन को साथ में देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली नहीं देख सकते। ग्लिनोह्यूमरल पे इतना एलिवेशन है, स्कैपुलोथोरैसिक पे इतना एलिवेशन है, वो अगर हम देखेंगे तो वो इंडिविजुअली काउंट हो जाएगा। बट एज अ होल जब हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स के शोल्डर के हम एलिवेशन को देखते हैं तो हम इन दोनों जॉइंट्स को साथ में लेके चलते हैं। तो जब साथ में लेके चलते हैं तो इन दोनों के बीच का जो रेशो आता है वो आता है 2:1। दैट मीन्स 2 is for the glenohumeral joint and 1 is for the scapulothoracic joint। ठीक है, दैट मीन्स फॉर shoulder abduction flexion the scapula must upward rotate roughly 1 डिग्री। अगर मान लो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे 2 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है तो स्कैपुला पे कितना होगा? 1 डिग्री का। सेम अगर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे 4 डिग्रीज का हो रहा है तो स्कैपुला पे कितना हो जाएगा? 2 डिग्रीज का। यानी कि हमेशा जो रेशो रहेगा वो रहेगा 2:1। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, ड्यूरिंग 180 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन। अब अगर कोई बंदा पूरा ऐसे अपना हाथ ऊपर लेके जा रहा है इन 180 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन तो उसमें से 120 डिग्री आएगा आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट से, और जो बाकी का 60 डिग्री बचा वो आएगा आपके स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट से या फिर स्कैपुला से। सो दिस होल इज दी स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ इमेज। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। अब ये जो रिदम है इसके 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, फेज 1 को हम सेटिंग फेज भी कहते हैं, फेज 2 को ह्यूमरल एंड स्कैपुलर मोशन कहते हैं या मूवमेंट कहते हैं, एंड फेज 3 को ह्यूमरल एंड स्कैपुलर मूवमेंट कंटिन्यूड कहते हैं। ठीक है, अब इन फेजेस के अंदर होता क्या है, आई होप आपको इस पूरे स्लाइड से क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है फेजेस का। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्कैपुलोह्यूमरल रिदम एंड इट्स फेजेस के ऊपर। तो इसको अच्छे से समझ लो। तो जब ये जो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम हो रही होती है ना बच्चों, तो क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ह्यूमरस और स्कैपुला ही मूव हो रही है। अगर आप देखो कि जो आपकी स्कैपुला है वो किससे और कनेक्टेड है, सो वो आपके क्लैविकल से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो क्लैविकल है इससे भी जो आपकी स्कैपुला है, मतलब स्कैपुला कनेक्टेड है इससे। तो अगर स्कैपुला पे कोई मूवमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स जो आपकी क्लैविकल है उस पर भी कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। हमने जब एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि क्योंकि एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि क्लैविकल और स्कैपुला को साथ में लेके आ रहा है, राइट। सो अगर इन दोनों में से किसी एक पे भी मूवमेंट होती है तो थोड़ा बहुत असर या फिर बहुत ज़्यादा असर आपको दूसरी बोन के ऊपर भी दिखाई देगा, विच इज़ आर्टिकुलेटिंग विद द फर्स्ट बोन। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो वही बात है कि जब हम स्कैपुलोह्यूमरल रिदम की बात करते हैं तो इसमें हम ह्यूमरस की बात करेंगे, स्कैपुला की बात करेंगे एंड क्लैविकल की भी बात करेंगे, बिकॉज क्लैविकल इज ऑल्सो रिलेटेड विद दी स्कैपुला। अब फेज 1 मैंने आपको क्या बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज सेटिंग फेज। तो ह्यूमरस के ऊपर क्या असर आता है, ह्यूमरस में हो जाता है 30 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन, यानी कि इतना एबडक्शन। स्कैपुला पे क्या होता है, मिनिमल मूवमेंट। सो फेज 1 के अंदर स्कैपुला बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन
पोजीशन में होती है अपनी, उस पर बहुत ही मिनिमल मूवमेंट होती है। क्लैविकल पे आपको क्या देखने को मिलता है, 0 to 5 डिग्रीज एलिवेशन एट द एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट एंड द स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, क्योंकि जो क्लैविकल है वो ये दोनों जॉइंट्स बना रही है, तो अगर क्लैविकल पे मूवमेंट होगी तो इन दोनों जॉइंट्स पे भी मूवमेंट होगी। सो फेज 1 के अंदर आपको ये तीनों जो मूवमेंट्स हैं एट द ह्यूमरस, स्कैपुला एंड द क्लैविकल, ये देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं फेज 2 के ऊपर। तो ह्यूमरस पे क्या हो रहा होगा फेज 2 में, 40 डिग्री ऑफ एबडक्शन। देखो फेज 1 में 30 हो रहा था, यहाँ पे 40 हो रहा है। स्कैपुला पे क्या होगा, अब वही फेज 1 में मिनिमल मूवमेंट थी, बट फेज 2 के अंदर देयर विल बी 20 डिग्रीज ऑफ रोटेशन, मिनिमल प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो जब हम थोड़ा 40 डिग्रीज तक आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, स्कैपुला के ऊपर 20 डिग्री रोटेशन होता है। रोटेशन कौन सा होता है, यहाँ पे लिख लेना आप, अपवर्ड रोटेशन होता है, ठीक है, अपवर्ड रोटेशन होता है। और अगर क्लैविकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हो रहा होता है क्लैविकल पे 15 डिग्रीज ऑफ एलिवेशन। अब आ जाते हैं फेज 3 पे। तो अगर मैं फेज 2 को ही इंटेंसिफाई कर दूं तो वही है मेरा फेज 3। दैट मीन्स ह्यूमरस पे देयर विल बी 60 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन एंड 90 डिग्रीज ऑफ लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन अगर नहीं होगा यहाँ पे तो आप फुल रेंज ऑफ एबडक्शन नहीं अचीव कर पाओगे, इसीलिए लेटरल रोटेशन होना ज़रूरी है। फिर स्कैपुला पे क्या हो रहा है, 30 डिग्रीज ऑफ अपवर्ड रोटेशन बिगेन टू एलिवेट, एंड क्लैविकल पे क्या हो रहा है, सो क्लैविकल पे देयर इज 30 to 50 डिग्रीज ऑफ पोस्टीरियर रोटेशन एंड 15 डिग्रीज ऑफ एलिवेशन। सो ये पूरी जो स्लाइड है आपको ये एज इट इज़ याद होनी चाहिए, पेपर में आपको एज इट इज़ ये लिख के आनी है सारी बातें, ठीक है। फेज 1 देयर इज नो 2:1 मूवमेंट एंड मिनिमल क्लैविकल रोटेशन। यहाँ पे क्यों 2:1 मूवमेंट नहीं है, बिकॉज जो स्कैपुला है उस पर तो मिनिमल मूवमेंट है, या फिर जो मूवमेंट है वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो 2:1 आएगा कहाँ से, अगर स्कैपुला पार्ट ही नहीं ले रही है, उसके अंदर रेंज ही नहीं आ रही, तो 2:1 मूवमेंट जो हमने पढ़ी है स्कैपुलोह्यूमरल रिदम की वो आएगी कहाँ से। रही बात फेज 2 और फेज 3 की, सो यहाँ पे 2:1 प्रेजेंट है, बिकॉज स्कैपुला जो है उस पे मोशन अब होने लग गया है। So in both these phases, rotation of the scapula is only possible because there is 20 degree motion at the acromioclavicular joint and 40 degree motion at the sternoclavicular joint। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्कैपुला तभी मूव कर पा रही है जब क्लैविकल मूव कर पा रही है, क्योंकि ये सारे जो बोन्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और ये पूरा काइनेमैटिक चेन बना लेते हैं। सो अगर एक बोन पे मूवमेंट, मान लो क्लैविकल बिल्कुल फिक्स कर दी गई, तो आपकी स्कैपुला इतना अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी और फुल रेंज आप अचीव नहीं कर पाओगे। वहीं अगर मैं स्कैपुला को बिल्कुल इमोबलाइज कर दूँ कि तुम हिल ही नहीं सकती, तो भी आप शोल्डर के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। यहाँ पे आपको तीनों फेजेस दिखा रखे हैं। सो दिस इज द फेज 1, दिस इज द फेज 2 एंड दिस इज द फेज 3 ऑफ द स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, ठीक है। नाउ बायोमैकेनिक्स ऑफ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, दैट इज SHR, ठीक है। सो स्कैपुला कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एलिवेशन ऑफ द आर्म नॉट ओनली बाय अपवर्ड रोटेशन बट अदर मोशन ऑल्सो। तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया, जब मैं आपको फेजेस बता रही थी, कि स्कैपुला के ऊपर सिर्फ अपवर्ड रोटेशन नहीं होता, और भी बहुत सारे मोशंस होते हैं जब आप अपने आर्म को ऊपर की तरफ एलिवेट कर रहे होते हो। सो एज द आर्म इज एलिवेटेड, जैसे ही आप अपने आर्म को ऊपर उठाते हो तो जो स्कैपुला है उस पर पोस्टीरियर टिल्टिंग हो जाती है ऑन द थोरैक्स, ठीक है। तो स्कैपुला पे अपवर्ड रोटेशन तो होता ही है, बट अपवर्ड रोटेशन के साथ साथ पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है। अब ये जो पोस्टीरियर टिल्टिंग है ये क्यों नेसेसरी है, ये क्यों होनी चाहिए, ठीक है। सो देखो, इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। सो देखो, जब ये जो हमारी नॉर्मल स्कैपुला है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये ऐसे पीछे की तरफ जा रही है, सो इट इज़ नोन एज पोस्टीरियर टिल्टिंग। अब जब पोस्टीरियर टिल्टिंग होगी तो क्या होगा कि जो आपका ये इंफीरियर एंगल होगा ये तो लगा रह जाएगा थोरैक्स के साथ, ठीक है, ये लगा रह जाएगा आपका थोरैक्स के साथ, और जो ऊपर वाली स्कैपुला होगी वो थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगी। अब ऐसे समझो, ये मेरा थोरैक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्कैपुला है। अब ये जो स्कैपुला है इसमें ऐसे अपवर्ड रोटेशन हो रहा है,
ठीक है, तभी तो ये जो मेरा आर्म है ये ऊपर जा पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, अगर मैं लेटरल सजाइटल व्यू से देखूं तो पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही है स्कैपुला की। ठीक है, इस तरीके से पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही है। तो पोस्टीरियर टिल्टिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल है, दिस इज द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, तो ये थोरैक्स से जुड़ा रहता है। ठीक है, थोरैक्स से जुड़ा रहता है तो क्या होगा कि जब स्कैपुला की मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड रोटेशन हो रही है या कोई भी और मूवमेंट हो रही है, तो स्कैपुला का कॉन्टैक्ट थोरैक्स के साथ बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये आपकी स्कैपुला पीछे को चलेगी क्योंकि पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही है, तो यहाँ ऊपर स्कैपुला पे क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है वो थोड़ा पीछे को हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो स्कैपुला है आपकी वो टेढ़ी हो गई है। तो ये जो इंफीरियर एंगल है ये आ गया आगे, और जो एक्रोमियन प्रोसेस था, ठीक है, ये चला गया पीछे। इस तरीके से देखो, यहाँ से अब ये इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब ये जो एक्रोमियन आपका पीछे गया है ये क्यों हेल्पफुल है, ये क्यों पीछे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, ताकि जो सब एक्रोमियल स्पेस है वो उसमें जो आपका हाथ ऊपर लेके जा रहे हो वो पिंच ना हो आपस में, क्योंकि अगर वो पिंच हो जाएगा तो कोई चीज़ दब जाएगी, तो आपके हाथ को पूरा एलिवेट होने में दिक्कत होगी और आपको दर्द भी होगा। इसीलिए ये जो पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ स्कैपुला है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको इस स्लाइड से ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो मैंने अभी आपको सारा समझा दिया है, आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, सो एट 150 डिग्रीज ऑफ एलिवेशन द पोस्टीरियर टिल्टिंग इज 20 to 30 डिग्रीज। तो अगर मैं 150 डिग्री तक एलिवेशन कर रही हूँ, इतना एलिवेशन कर रही हूँ, तो कितना पोस्टीरियर टिल्ट हो जाता है स्कैपुला के ऊपर, 20 से 23 डिग्री, राइट। अब ड्यूरिंग फ्लेक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है, स्कैपुला जो है इट इनिशियली प्रोट्रैक्ट्स एंड इंटरनली रोटेट टू ओरिएंट द ग्लिनोइड फॉसा एंटीरियरली। अब मुझे अगर फ्लेक्शन मूवमेंट करनी है तो ग्लिनोइड फॉसा एंटीरियरली आना चाहिए। ठीक है, एंटीरियरली वो कब आएगा, जब जो मेरी स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्ट करेगी, लेटरल व्यू से अगर आप देख रहे हो तो वो प्रोट्रैक्ट करेगी और इंटरनली रोटेट करेगी। सो ये जो सारी मूवमेंट्स है ना, प्रोट्रैक्शन, इंटरनल रोटेशन, ये मैंने आपको सब समझा रखी है स्कैपुला थोरैसिक जॉइंट वाले वीडियो के अंदर, तो आप जाके वो देख लेना। सो अगर स्कैपुला हमारी प्रोट्रैक्शन में जाएगी प्लस इंटरनली रोटेट होगी, सो जो आपका ग्लिनोइड फॉसा है इट विल फेस एंटीरियरली। तो ये सारी बातें कि ग्लिनोइड फॉसा एंटीरियरली फेस करता है, फिर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने समझा रखा है। ठीक है, सो एट एंड रेंजेस द स्कैपुला यूजुअली एक्सटर्नली रोटेट्स ऑन द थोरैक्स। और जैसे ही एंड रेंज आती है फ्लेक्शन की तो जो स्कैपुला है वो एक्सटर्नली रोटेट होने लग जाती है, बट इनिशियली वो इंटरनल रोटेशन में जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। आप देख सकते हो ये है आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टाइम। ठीक है, तो इसमें आप स्कैपुला की पोजीशन देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका मिड वाला टाइम। ठीक है, तो इसमें आप स्कैपुला की पोजीशन देख सकते हो और ह्यूमरस की भी, और ये हो गया वो कंप्लीट थर्ड फेज वाला टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्कैपुला किस तरीके से पोजीशन है और ह्यूमरस की किस तरीके से पोजीशनिंग है। अब एक टर्म आती है रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। अब ये रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम क्या होता है, जब आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका नॉर्मल रेशियो होता है 2:1, यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का मोशन रेशियो टू स्कैपुला का मोशन, या फिर स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का मोशन, या फिर स्कैपुला का मोशन। ठीक है, अब क्या होता है रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल के अंदर ये जो रेशियो है ना ये उल्टा हो जाता है कि जो आपका ये जो स्कैपुला है ना ये ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाए और जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है इसकी मूवमेंट कम हो जाए। ठीक है, इसकी मूवमेंट कम हो जाए या डिक्रीज हो जाए। सो इट मीन्स द स्कैपुला मूव्स मोर देन द ह्यूमरस। अभी तक हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि जो ये ह्यूमरस है ये ज़्यादा मूव करता है और जो स्कैपुला है वो कम मूव करता है, 2:1 में चलते हैं ये। जब इसका उल्टा हो जाता है उसे हम कहते हैं रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब हम हाथ को नीचे ला रहे होंगे ना तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम रिवर्स हो जाती है, उसे हम कहते हैं, बट नहीं, जब आपकी स्कैपुला ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगे तो उसे कहते हैं रिवर्स SHR। तो इट मिमिक्स फ्रोजन शोल्डर। अब ये फ्रोजन शोल्डर को क्यों मिमिक करती है, सो फ्रोजन शोल्डर के अंदर क्या होता है ना कि आपका जो कैप्सूल होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो फ्रोज हो जाता है। तो जो कैप्सूल है आपका शोल्डर जॉइंट का वो शोल्डर को पूरी तरीके से दबा लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उस पर मोशन नहीं आ पाता। सो एज अ कंपेंसेटरी मोशन या फिर एक
सो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आपकी जो स्कैपुला होती है वो क्या करती है, कुछ ज़्यादा ही, आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम हाथ को इस तरीके से एलिवेट करते हैं, बट जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स होते हैं वो कैसे करेंगे, वो ऐसे अपने कंधे को ही पूरा उठाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, दे आर श्रगिंग देयर शोल्डर्स, ठीक है। तो शोल्डर श्रग करके वो क्या करते हैं, अपनी जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन या जो भी एलिवेशन की मूवमेंट है, उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप एक, मैं हाथ ऐसे उठा रही हूँ नॉर्मल, एंड वन इज आई एम डूइंग दिस एंड देन आई एम टेकिंग माई हैंड अपवर्ड लाइक दिस। सो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सो जो मैंने लेटर वाला ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने शोल्डर को श्रग करके उठा रही हूँ। सो दिस इज रॉन्ग। ये एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो मोशन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फ्रोजन शोल्डर है या फिर कोई और रीजन है, कुछ भी। सो इसे हम कहते हैं रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम एंड इट इज अ पैथोलॉजी, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। किसी को कोई पैथोलॉजी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, देन यू विल ओनली बी एबल टू सी इट, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। सो दीज आर द रेफरेंसेज। ये एक आर्टिकल से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। देन आपकी सिंथिया नॉर्किन्स है, ठीक है। उसके अलावा न्यूमैन वाली बुक है। सो यहाँ से मैंने ये सारे रेफरेंसेज लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे जाके इनके बारे में फर्दर डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट जितना मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट। आपका एग्जाम, वाइवा और जितनी आपको एग्जाम से भी हटके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वाइल ट्रीटिंग योर पेशेंट्स, वो मैंने आपको सारी यहाँ पे दे दी है। गाइज दिस इज ऑल अबाउट द स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।